जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं और शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, दुनिया आज जिस चीज को सबसे ध्यान से देख रही है वो है सस्ते लेकिन घातक ड्रोन। जिस तरीके से शाहिद 136 एक कम कीमत वाला सुसाइड ड्रोन है, वो महंगे एयर डिफेंस सिस्टम को चैलेंज दे रहा है और अमेरिका जैसा देश भी अब उसी कॉन्सेप्ट पर अपना ड्रोन लूकस तैयार कर रहा है। मतलब आज की जंग में ये देखा जा रहा है कि कोई महंगी मिसाइल नहीं बल्कि एक सस्ता और स्वार्म ड्रोन्स जो हैं वो जीत दिलाते हैं। ऐसे में दोस्तों ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि भारत भी चुपचाप इसी तरीके से इसी कॉन्सेप्ट पर काम कर रहा है और अपने खुद के स्वदेशी लॉन्ग रेंज स्वार्म ड्रोन शेषनाग 150 को तैयार कर रहा है, जिसे कि बेंगलुरु की कंपनी न्यू स्पेस रिसर्च टेक्नोलॉजी डेवलप कर रही है। शेषनाग 1000 किलोमीटर से ज्यादा रेंज रखता है, 5 घंटे का इसका इंड्योरेंस टाइम है, 25 से 40 किलो का ये वॉरहेड कैरी कर सकता है, स्वार्म अटैक कर सकता है, मतलब कई ड्रोन मिलकर दुश्मन के एयर डिफेंस को ओवरलोड कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जीपीएस जैम होने पर भी विजुअल नेविगेशन से ये काम करने की क्षमता रखता है। यहाँ पर दोस्तों इसकी सबसे बड़ी ताकत इसका स्ट्रक्चर यानी कि ढांचा नहीं है बल्कि इसका मदरकोड है और इसी का एआई एल्गोरिदम तय करेगा कि ड्रोन कैसे आपस में बात करें, कैसे टारगेट को चुने और कैसे बिना इंसानी दखल के मिशन को पूरा करें। इवन दोस्तों रशिया यूक्रेन की जंग, मिडिल ईस्ट में ये जो तनाव देखा जा रहा है, उसने साफ तौर पर यह बात कंफर्म कर दी है कि ड्रोन अब भविष्य नहीं बल्कि वर्तमान बन गए हैं। भारत के लिए दोस्तों ये एक टेक्नोलॉजी नहीं है बल्कि स्ट्रैटेजिक जरूरत बन चुका है। यानी कि अगर भारत को भविष्य की जंग में बढ़ा चाहिए तो महंगे फाइटर जेट्स के साथ साथ सस्ते, ऑटोनॉमस और स्वार्म ड्रोन्स की बड़ी संख्या की जरूरत है। ऐसे में शेषनाग 150 उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है जो कि भारत के लिए एक सस्ता और बड़ी ताकत भी बन सकता है। इसके अलावा दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आ रही है कि भारत अपनी एयर डिफेंस को और मजबूत करने जा रहा है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि भारत 13 यानी कि 13 रशियन पेंसिर S1 सिस्टम खरीदने की तैयारी कर रहा है। इनमें से 10 सिस्टम भारतीय वायुसेना और 3 इंडियन आर्मी को दिए जाएंगे। पेंसिर S1, इसके बारे में मैंने आपको हाल ही में वीडियो भी बनाया था इसका। ये एक मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम है जिसमें मिसाइल और तेज फायरिंग गन दोनों लगी हैं। ये ड्रोन, क्रूज मिसाइल्स, लो फ्लाइंग टारगेट और रॉकेट जैसे खतरों को पास से इंटरसेप्ट करता है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, इसका मेन काम होगा भारत के सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की सुरक्षा करना। क्योंकि दोस्तों S-400 लंबी दूरी पर दुश्मन के एयरक्राफ्ट और मिसाइल गिरा सकता है, लेकिन छोटे ड्रोन या फिर लो एल्टीट्यूड हथियार कभी कभी बाहरी लेयर से बच सकते हैं। ऐसे में पेंसिर जैसी क्लोज इन प्रोटेक्शन सिस्टम की जरूरत पड़ती है। कहा जा रहा है कि भारतीय सेना इन सिस्टम्स को काफी संवेदनशील वाले बॉर्डरों में तैनात करेगी जहां ड्रोन और प्रिसीजन गाइडेड हथियारों का खतरा बढ़ता जा रहा है। कहा ही जा रहा है कि ये खरीद फास्ट ट्रैक मोड में हो सकती है और बाद में कुछ यूनिट्स भारत में भी बन सकती है ताकि मेक इन इंडिया को भी बढ़ावा मिलेगा। मतलब साफ है दोस्तों, आधुनिक युद्ध अब सिर्फ बड़े मिसाइल सिस्टम से नहीं जीते जाते। मल्टी लेयर डिफेंस यानी कि लंबी दूरी, मध्यम दूरी और क्लोज रेंज डिफेंस ही असली सुरक्षा कवच है। और पेंसिर S1 की एंट्री से भारत की एयर डिफेंस नेटवर्क और ज्यादा मजबूत, बैलेंस और ड्रोन प्रूफ बन जाएगी। और भारत, आप सबको मालूम है कि 5 और S-400 खरीदने वाला है, तो चीजें उसी हिसाब से आगे बढ़ रही हैं। वहीं बेंगलुरु की स्टार्टअप कंपनी एक्वा एयर एक्स ने भारत का पहला एम्फीवियस ड्रोन पेश किया है। इस ड्रोन का नाम है अवतार। खास बात दोस्तों ये है कि ये ड्रोन हवा में उड़ सकता है और पानी के अंदर भी ऑपरेट हो सकता है। यानी कि दोस्तों अब अलग अलग एयर ड्रोन और अंडर वाटर रोबोट की जरूरत कम हो जाएगी। अवतार की काफी सारी विशेषताएं दोस्तों, ये हवा में लॉन्ग रेंज सर्विलेंस कर सकता है, पानी के अंदर स्टेल्थ मोड में निगरानी कर सकता है, मल्टी बीम सोनार से अंडर वाटर मैपिंग कर सकता है, इसमें एकॉस्टिक कम्युनिकेशन सिस्टम लगाया गया है और ये सटीक अंडर वाटर नेविगेशन कर सकता है। और इनका इस्तेमाल स्पेशली दोस्तों बंदरगाह और हार्बर की सुरक्षा के लिए किया जाएगा, अंडर वाटर केबल और पाइपलाइन की जांच के लिए किया जाएगा, कोस्टल रिकॉनेसेंस मिशंस के लिए इनका इस्तेमाल होगा, सर्च एंड रेस्क्यू और इन्वायरमेंट मॉनिटरिंग के लिए। आज के दौर में दोस्तों खतरे केवल आसमान में नहीं रह गए बल्कि समुद्र की सतह और उसके नीचे से भी आते हैं। और ऐसे में दोस्तों ये प्लेटफॉर्म जो कि एयर और वाटर दोनों को कवर कर सकता है। अवतार केवल एक ड्रोन नहीं है दोस्तों, बल्कि ये मल्टी डोमेन ऑपरेशन की एक नई सोच है। भारत के स्टार्टअप दोस्तों लगातार इनोवेटिव चीज़ों पर काम कर रहे हैं। केवल वो सॉफ्टवेयर नहीं बल्कि एडवांस डिफेंस हार्डवेयर को भी तैयार कर रहे हैं, वो भी वर्ल्ड लेवल का। वहीं दोस्तों जापान और भारत मिलकर राजस्थान में रेयर अर्थ मिनरल्स की खोज करने की तैयारी कर रहे हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि राजस्थान और गुजरात में करीबन 1.29 मिलियन टन रेयर अर्थ ऑक्साइड के भंडार मिले हैं। इसीलिए दोस्तों जापान इन भंडारों की संयुक्त खोज और डेवलपमेंट के लिए भारत के साथ बातचीत कर रहा है। यहाँ पर जापान का इंटरेस्ट इसलिए भी है दोस्तों क्योंकि अभी दुनिया की रेयर अर्थ सप्लाई चेन पर चाइना का दबदबा है और हाल ही में चाइना ने कुछ जापानी कंपनियों पर रेयर अर्थ के एक्सपोर्ट को रोक दिया है, जिससे कि जापान की टेंशन बढ़ गई है। रेयर अर्थ काफी महत्वपूर्ण होते हैं दोस्तों, इनसे ड्रोन, हाईटेक मैग्नेट, फाइटर जेट,
विंड टर्बाइन, इलेक्ट्रिक व्हीकल मोटर, ये सब बनाई जाती है। इवन कहा जा रहा है कि जापान राजस्थान में टेक्नोलॉजी और फंडिंग देने के लिए तैयार है। बदले में उसे एक स्टेबल सप्लाई चेन मिलेगी, क्योंकि हार्ड रॉक डिपॉजिट निकालने की तकनीक दोस्तों अभी भारत के पास बड़े लेवल की नहीं है। और इवन दोनों देशों ने दोस्तों पहले ही क्रिटिकल मिनरल्स पर एक शुरुआती समझौता भी किया था, लेकिन अब ये साझेदारी जमीन पर उतरने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। और अगर दोस्तों भारत और जापान मिलकर रेयर अर्थ का प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो चाइना पर डिपेंडेंसी कम होगी और भारत ग्लोबल क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन सकता है। वहीं दोस्तों इजराइल ने दावा किया कि उसके F-35 लाइटनिंग II फाइटर जेट ने ईरान की राजधानी तेहरान के ऊपर एक याक 130 विमान को मार गिराया। कहा जा रहा है कि अगर ये दावा सही है तो ये इतिहास में पहली बार होगा जब F-35 ने किसी मैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट को डॉग फाइट में गिराया। ये घटना दोस्तों उस समय पर हुई जब इजराइल ने तेहरान में बड़े पैमाने पर हवाई हमले शुरू किए। इजराइल ने कहा कि उसने ईरान की डिफेंस एजेंसियों और बासिस से जुड़े ठिकानों को निशाना बनाया। वहीं दूसरी तरफ ईरान भी लगातार मिसाइल और ड्रोन हमले कर रहा है। हालांकि इजराइल दावा ये भी कर रहा है कि ज्यादातर हमलों को इंटरसेप्ट कर लिया गया है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट को लेकर आ रही है, जिसकी ताकत है रडार से बचकर पहले दुश्मन को देखना और पहले हमला करना। और अगर वाकई में याक 130 को मार गिराया है तो ये एयर सुपीरियरिटी का एक बड़ा संकेत माना जाएगा। ये घटना ये भी दिखाती है कि मॉडर्न वॉरफेयर में टेक्नोलॉजी और स्टेल्थ की बढ़त कितना निर्णायक असर डाल सकती है। लेकिन दोस्तों ये चीज यहाँ पे याद रखनी होती है कि किसी भी जंग का रुख सिर्फ एक डॉग फाइट से तय नहीं होता, बल्कि लगातार ऑपरेशंस, लॉजिस्टिक्स और स्ट्रैटेजिक संतुलन से तय होता है। वहीं दोस्तों भारत की जो स्वदेशी एयर टू एयर मिसाइल अस्त्र मार्क 1 है वो अब इंटरनेशनल मार्केट में चर्चाओं का विषय बनी हुई है। और हाल ही में भारत ने वियतनाम और इंडोनेशिया को अस्त्र मार्क 1 मिसाइल के बारे में ब्रीफ किया है। अस्त्र मार्क 1 दोस्तों आप सब जानते हैं कि एक BWRAM यानी कि बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है। ये दुश्मन के विमान को 100 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर मार गिरा सकती है। ये मिसाइल पहले ही भारतीय वायुसेना के Su-30 MKI पर ऑपरेशनल है। कहा जा रहा है कि इसकी रेंज अब 160 किलोमीटर तक बढ़ाने पर काम शुरू हो चुका है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वियतनाम और इंडोनेशिया दोनों के पास सुखोई फाइटर जेट्स हैं। ऐसे में अस्त्र मार्क 1 को उनके Su-30 पर जोड़ने की तकनीक आसान और किफायती ऑप्शन हो सकती है। और सबसे बड़ी बात है कि वियतनाम और इंडोनेशिया को एक कॉस्ट इफेक्टिव लेकिन एक प्रभावशाली हथियार मिल जाएगा। यही नहीं दोस्तों, आर्मीनिया भी इस मिसाइल के बारे में इंटरेस्ट दिखा चुका है। इवन दोस्तों भारत इस मिसाइल को राफाल फाइटर जेट पर भी लगाएगा। कुल मिलाकर दोस्तों ये कहा जा सकता है कि भारत अब एडवांस मिसाइल टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करने वाला देश बन रहा है। और अगर ये मिसाइल का सौदा आगे बढ़ता है तो नो डाउट भारत दक्षिण पूर्व एशिया में डिफेंस सिनेरियो में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन जाएगा। वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट सामने आई है भारत और फ्रांस को लेकर। दरअसल भारत ने फ्रांस के साथ मिलकर 6th जनरेशन का फाइटर जेट बनाने की पेशकश की है। बेंगलुरु में हुई 6th इंडिया फ्रांस डिफेंस डायलॉग में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फ्रांस के फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम यानी कि FCS प्रोग्राम में शामिल होने की इच्छा जताई है। ये वही प्रोजेक्ट है जिसे 2017 में फ्रांस और जर्मनी ने शुरू किया था और बाद में स्पेन भी इसमें जुड़ा। FCS का मतलब है एक 6th जनरेशन का फाइटर जेट बनाना जो ड्रोन, AI और नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर के साथ काम करे। दोस्तों कहा जा रहा है कि भारत ने यहाँ पर सिर्फ पार्टनरशिप की बात नहीं रखी है, बल्कि को डेवलपमेंट और को मैन्युफैक्चरिंग की बात रखी है। मतलब साफ है कि भारत यहाँ पर खरीदेगा नहीं, बल्कि मिलकर इस फाइटर जेट को बनाएगा। और इसी मीटिंग के दौरान भारत ने दोस्तों अपनी स्वदेशी पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर को फ्रांस को एक्सपोर्ट करने का प्रस्ताव दिया। कहा जा रहा है कि बात काफी पॉजिटिव हुई है। लेकिन दोस्तों इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि भारत खुद अपने 5th जनरेशन के एमका को तैयार कर रहा है। ऐसे में अगर भारत 6th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम में शामिल होता है तो भारत के एमका फाइटर जेट को भी एक बड़ी तकनीकी बढ़त मिलेगी। मिडिल ईस्ट से दोस्तों एक बड़ी अपडेट सामने आई है। ईरान के द्वारा दागी गई एक बैलिस्टिक मिसाइल तुर्की की तरफ बढ़ी, लेकिन उसे नाटो के एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में खत्म कर दिया। तुर्की के डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि मिसाइल ने इराक और सीरिया के ऊपर से गुजरते हुए तुर्की के एयर स्पेस की ओर रुख कर दिया था। अच्छी बात यह थी कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि टर्की नाटो का सदस्य है और ईरान के साथ उसकी करीबन 500 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है और अभी तक तुर्की इस संघर्ष से सीधे बचा हुआ था। लेकिन यह घटना बताती है कि तनाव का दायरा बढ़ रहा है और ऐसे में अमेरिका और इजराइल पहले ही ईरान पर हमला कर चुके हैं और क्षेत्र में मिसाइल और ड्रोन हमलों का सिलसिला जारी है। तुर्की ने भी साफ तौर पर कह दिया है कि अगर दोबारा इस तरीके की कार्रवाई हुई तो वो जवाब देगा। लेकिन दोस्तों खुद तुर्की यहाँ पर टेंशन में है। उसने दोनों पक्षों से तनाव को कम करने की अपील की है। अब दोस्तों आप ये समझिए कि अगर कोई नाटो सदस्य देश सीधे मिसाइल हमलों की चपेट में आने लगे तो ये संघर्ष अब क्षेत्रीय नहीं रह गया बल्कि एक इंटरनेशनल संकट में बदल रहा है। आने वाले दिनों में सबसे महत्वपूर्ण सवाल दोस्तों ये होगा कि क्या ये घटना एक अलग मामला थी या फिर युद्ध अब नए मोर्चे खोलने जा रहा है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। वही अमेरिका के दोस्तों एक पूर्व सैन्य अधिकारी डॉगल्स ने एक बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि हमारे विदेशी मिलिट्री बेस नष्ट हो रहे हैं और भविष्य में अमेरिका को भारत के नौसैनिक बंदरगाहों पर निर्भर होना पड़ सकता है। और ये स्टेटमेंट ऐसे समय पर आया है जब आप सब देख रहे हैं कि मिडिल ईस्ट और इंडो पैसिफिक में तनाव बढ़ रहा है और अगर किसी बड़ी युद्ध की स्थिति बनती है तो ऐसे में अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी लॉजिस्टिक यानी कि सप्लाई और बेस की सुरक्षा करना। अमेरिका के इस पूर्व सैन्य अधिकारी ने कहा कि खाड़ी क्षेत्र और तुर्की के कुछ महत्वपूर्ण ठिकाने
हमलों की वजह से असुरक्षित हो सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में अमेरिकी नौसेना को जहाजों की रीलोडिंग, मिसाइल सप्लाई और फ्यूलिंग के लिए सुरक्षित और भरोसेमंद पोर्ट की जरूरत पड़ेगी। और यहीं पर नाम आता है भारत का। भारत के पास हिंद महासागर में स्ट्रैटेजिक रूप से महत्वपूर्ण नौसैनिक ठिकाने हैं और अमेरिका के साथ पहले से ही हमारा लॉजिस्टिक एक्सचेंज समझौता भी यहाँ पर मौजूद है। हालांकि दोस्तों ये केवल एक रिटायर्ड अधिकारी की राय है, लेकिन ये संकेत जरूर देता है कि बदलते हुए जियोपॉलिटिक्स माहौल में भारत की स्ट्रैटेजी यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण रहेगी। मतलब आधुनिक जंग में दोस्तों सिर्फ अब हथियार नहीं बल्कि सप्लाई चेन, पोर्ट और लॉजिस्टिक नेटवर्क ये भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और अगर इन ग्लोबल पावर्स को भारत के समुद्री ठिकानों की जरूरत महसूस हो रही है तो ये भारत की बढ़ती हुई टैक्टिकल पावर और इंटरनेशनल रोल का भी संकेत है। वहीं दोस्तों कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर बड़े पैमाने पर ईरान के ऊपर हवाई हमले किए और इन हमलों में F-35, F-22, B-1 लांसर, B-2 स्पिरिट और B-52 इन सब का इस्तेमाल किया गया। और इवन अमेरिका के सेंट्रल कमांड ऑफ वेस्ट एशिया वॉर ने कहा कि अमेरिका ने कम से कम 50,000 ट्रूप्स डिप्लॉय कर दिए हैं, 200 फाइटर जेट्स यहाँ पर डिप्लॉय कर दिए हैं, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर डिप्लॉय कर दिए हैं। बता दें कि 180 से ज्यादा टॉम हॉक क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। इवन दोस्तों दावा यह भी किया जा रहा है कि तेहरान और अन्य इलाकों में 2000 से ज्यादा टारगेट्स पर अमेरिका और इजराइल ने हमले किए। इनमें मिसाइल लॉन्चर, ड्रोन इंफ्रास्ट्रक्चर और नौसैनिक एसेट्स शामिल थे। रिपोर्ट्स बताती है कि 17 ईरानी जहाज भी नष्ट हुए, जिनमें से एक ड्रोन कैरियर और एक फतह क्लास सबमरीन भी शामिल है। बताया जा रहा है कि होर्मुज स्ट्रेट, पर्शियन गल्फ और ओमान की खाड़ी में ईरान का कोई एक्टिव नौसैनिक जहाज नहीं बचा है। लेकिन दोस्तों ये दावे एक तरफा हो सकते हैं क्योंकि जंग के समय इंफॉर्मेशन वॉरफेयर काफी तेजी से आगे बढ़ता है और अगर ये दावे सही साबित होते हैं तो ये सिर्फ हवाई बढ़त नहीं है बल्कि मैरीटाइम बैलेंस में भी बड़ा बदलाव होगा। लेकिन मैं कहूंगा कि इस तरीके की जंग में तस्वीर एक दिन में नहीं बनती है। सवाल तो ये है कि क्या ईरान अपनी क्षमताओं को दोबारा खड़ा कर पाएगा या फिर ये संघर्ष अब फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रहा है। दोस्तों यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात सामने आई है, जैसे कि आज की जंग भाषणों से नहीं बल्कि मिसाइल मैथ और लॉजिस्टिक्स से तय होती है। ईरान, इजराइल और यूनाइटेड स्टेट के बीच चल रहे टकराव को समझने के लिए दोस्तों 3 आसान फॉर्मूले आप याद रखिए। पहला है एयर सुप्रीमेसी यानी कि हवाई बढ़त, जिसमें कि अमेरिका और इजराइल इन्होंने मिलकर ईरान के एयर डिफेंस को काफी तेजी से नष्ट किया है और ऐसे में एयर सुप्रीमेसी अमेरिका और इजराइल की बढ़ती जा रही है। मतलब साफ है कि जितनी तेजी से रडार और मिसाइल सिस्टम टूटेंगे उतना ही जल्दी आसमान पर कब्जा होगा। दूसरा है मिसाइल मैथ। दोस्तों सिर्फ मिसाइलों की संख्या मायने नहीं रखती, यहाँ पर असली सवाल आता है कि क्या उन्हें लॉन्च करने की क्षमता बची है। अगर लॉन्चर, डिपो और कमांड सिस्टम खत्म हो जाएं तो हजारों मिसाइलें भी बेकार हो सकती है। मतलब स्टॉक से ज्यादा जरूरी है लॉन्च इंफ्रास्ट्रक्चर का होना। और तीसरा पहलू है सस्टेनमेंट यानी कि कितने दिन चल पाएगा युद्ध। हर आने वाली मिसाइल को दोस्तों रोकने के लिए इंटरसेप्टर लगते हैं। अगर दुश्मन रोज जितनी मिसाइलें भेज रहा है उससे ज्यादा इंटरसेप्टर खर्च हो रहे हैं और नई सप्लाई कम हो रही है तो धीरे धीरे डिफेंस कमजोर होने लगता है। युद्ध जो है वो एमुनेशन और इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था की बॉर्डर से टकराता रहता है। अभी की कंडीशन की बात की जाए तो हवा में बढ़त अमेरिका और इजराइल के पास है। मिसाइल हमलों में ईरान ने अपना दबदबा बनाया हुआ है। असली खेल है इंटरसेप्टर स्टॉक और लॉन्च रेट का। और सबसे बड़ा आर्थिक खतरा है होर्मुज स्ट्रेट का। मतलब साफ है दोस्तों कि आने वाले दिनों में सबसे महत्वपूर्ण संकेत होगा ईरान का रोज का मिसाइल लॉन्च टेम्पो। अगर ईरान का मिसाइल लॉन्च टेम्पो अचानक से गिरता है तो इसका मतलब होगा कि मिसाइलें नहीं बल्कि लॉन्च सिस्टम टूट चुके हैं और अक्सर यहीं से जो जंग है वो अपने ऑपरेशनल एंड गेम की ओर बढ़ती है। इसके अलावा दोस्तों मॉडर्न वॉरफेयर में जब टेक्नोलॉजी से टकराती है चालाकी, इसको लेकर भी एक बड़ी बात सामने आई है। दोस्तों आज की जंग में मैदान पहले से ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं, आप सब जानते हैं, क्योंकि सैटेलाइट है, ड्रोन है, थर्मल सेंसर्स हैं और एआई टारगेटिंग की वजह से बड़े सैन्य ठिकानों को छुपाना बेहद मुश्किल हो गया। ऐसे में दोस्तों डिकॉय यानी कि नकली लक्ष्य अब कोई मजाक का काम नहीं है बल्कि जरूरत बन चुके हैं। हाल ही में एक वीडियो सामने आया जिसमें दावा किया गया कि इजरायली हमले में एक मी-17 हेलीकॉप्टर को सटीक मिसाइल से उड़ा गया। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स ने कहा कि वो असली हेलीकॉप्टर था ही नहीं बल्कि रनवे पर बनाई गई 3D पेंटिंग थी। अब सोचिए दोस्तों, कुछ बाल्टी पेंट और लाखों डॉलर की प्रिसीजन मिसाइल। और अगर ये सच है तो ये सिर्फ छलावा नहीं है बल्कि युद्ध की इकोनॉमिक्स का शानदार उदाहरण है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी दोस्तों फुलाई जाने वाले टैंक, नकली रडार सिस्टम, लकड़ी के विमान, डिकॉय जो होते थे ये हमेशा युद्ध का हिस्सा रहे। लेकिन आज के हाईटेक युद्ध में दोस्तों अगर सिर्फ पेंट से दुश्मन का महंगा हथियार बेकार हो जाए तो ये दिखाता है कि युद्ध टेक्नोलॉजी से नहीं बल्कि दिमाग और स्ट्रेटेजी से भी जीता जा रहा है। मतलब आधुनिक युद्ध में सबसे बड़ा हथियार मिसाइल या ड्रोन नहीं है बल्कि भ्रम यानी कि इल्यूजन भी हो सकता है। और कभी कभी दोस्तों सबसे महंगा सेंसर भी एक सदी हुई पेंट ब्रश के सामने हार मान सकता है। इसके अलावा एक और रिपोर्ट सामने आई है कि ईरान की फ्रिगेट IRIS डीना पर श्रीलंका के तट से करीब 25 मील दक्षिण में पनडुब्बी से हमला किया गया।
इस जहाज के डूबने की खबर आ रही है और यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चालू कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि 100 से ज्यादा लोग लापता हो गए हैं, कई दर्जन घायल हुए हैं और कुछ अपडेट्स बता रही है कि कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। हमलावर कौन था ये बात क्लियर नहीं है और ये घटना ऐसे वक्त पर हुई है जब क्षेत्र में अमेरिका और ईरान के बीच टेंशन पीक पर है। बताया जा रहा है कि जहाज हाल ही में भारत में एक फ्रेंडली फ्लीट रिव्यू में शामिल हुआ था और एक्साइज से वापस लौट रहा था, यानी कि ये किसी एक्टिव मिशन पर नहीं था। श्रीलंका की नेवी ने पुष्टि की है कि बचाव अभियान जारी है और मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। अब ये घटना कई गंभीर सवाल खड़े कर रही है दोस्तों। क्या अब हिंद महासागर भी सीधे इस संघर्ष की चपेट में आ रहा है और ऐसे में क्या अब समुद्री मार्ग सुरक्षित रह पाएंगे? मतलब जब युद्ध का दायरा समुद्र तक फैलने लगता है दोस्तों, तो उसका असर सिर्फ देशों पर नहीं बल्कि पूरी क्षेत्रीय स्थिरता और ग्लोबल ट्रेड पर भी पड़ता है। तो फिलहाल दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपको कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछेगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।